नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बीजेपी से मतलब ही नहीं है, किसने नीतीश कुमार का दिल दुखाया। महुआ मोइत्रा के सवाल पर ही कई सवाल, जाने कैसे पूछे जाते हैं संसद में प्रश्न। एमपी का बदला यूपी में लेने की तैयारी में अखिलेश यादव, क्या कांग्रेस के गढ़ में सपा ठोकेगी ताल। वसुंधरा को टिकट लेकिन समर्थकों की डूबी लुटिया या मिला मौका। 10 महिलाएं 15 एससी 10 एसटी, राजस्थान की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कैसे साधे जातीय समीकरण। अशोक गहलोत सरदारपुरा से टोंक से सचिन पायलट, राजस्थान चुनाव के लिए आई कांग्रेस की पहली लिस्ट। आप समाचार विस्तार से। सीएम नीतीश ने मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया। मोतिहारी में दिए अपने भाषण पर सीएम नीतीश ने सफाई दी है। उनके मुताबिक जो कहा गया वो गलत मतलब निकाला गया है। मेरे कहने का मतलब बीजेपी से दोस्ती बिल्कुल नहीं था। सीएम ने कहा वहां सभी दलों के नेता मौजूद थे। मीडिया ने जो लिखा और दिखाया उससे दुख हुआ। बता दें, हाल ही में सीएम नीतीश ने मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल राजेंद्र भी मौजूद थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मोतिहारी के लिए एक विश्वविद्यालय को मंजूरी देने के लिए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। पीएम मोदी का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि परियोजना 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि यूपीए सरकार ने शुरुआत में इनकार कर दिया। बाद में बहुत मांग करने पर राजी तो हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उनके इस बयान के बाद अटकलें लगने लगे कि उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नीतीश कुमार ने इस बयान के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने मीडिया से बात करते हुए इस बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने भाजपा से दोस्ती करने को लेकर कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाने के लिए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार से उन्होंने अनुरोध किया था, लेकिन तब की केंद्र सरकार ने गया के लिए केंद्रीय यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी। हालांकि मोतिहारी की मांग पर अड़े रहे और बाद में यहाँ भी बना। नीतीश कुमार ने कहा कि वे इसी को याद दिलाते हुए यहाँ हुए कामों और उसमें सबके साथ के बारे में बोल रहे थे, लेकिन उनके बयान को भाजपा से दोस्ती के बयान से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया। संसद में केस 4 वोट के बाद केस 4 क्वेरी का मामला गरमाया हुआ है। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा सवालों के घेरे में है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि संसद में किस तरह सवाल उठाया जाता है, किस तरह सवाल पूछा जाता है और किन सवालों को नहीं पूछा जाता है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की फायर ब्रांड नेता है। सड़क से लेकर संसद तक वो मोदी सरकार को घेरती है, लेकिन जब उनका नाम पैसे लेकर सवाल पूछने का आया तो हर कोई दंग था। दरअसल झारखंड के गोड़ा से सांसद निशिकांत दुबे इस तरह का आरोप पहले भी लगा चुके हैं। इस मामले में सरगर्मी तब बढ़ी जब ये खबर आई कि मुंबई के रियल एस्टेट बिजनेस के बड़े नाम दर्शन हीरा नंदानी सरकारी गवाह बन गए। दरअसल उन्होंने कहा था कि महुआ मोइत्रा की संसदीय लॉगिन का यूज किया गया। कैश के बदले सवाल पूछने का मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है और 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की
उन्होंने अदानी समूह और पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए दर्शन से पैसे लिए थे। यहाँ हम आपको बताएंगे, लोकसभा और राज्यसभा में जनप्रतिनिधि सवाल पूछते हैं तो उसका तरीका क्या है। लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू होती है तो पहला घंटा और राज्यसभा में दोपहर 12 बजे के बाद सवाल पूछने के लिए समय नियत किया जाता है। इस समय को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इन सवालों के जरिए जनप्रतिनिधि अपने इलाकों के बारे में सरकार तक बातें पहुंचाते हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी सवाल पूछा जाता है। जिस मंत्रालय से सवाल जुड़ा होता है उस विभाग का मंत्री जवाब देता है। कभी कभी जब कोई सवाल गंभीर प्रकृति का होता है उसके लिए अनुसंधान की जरूरत भी पड़ जाती है। सवाल की अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई है। किसी सदस्य के सवाल को मौखिक जवाब की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी सूरत में संसद सदस्य अपने सवाल की बारी आने का इंतजार करते हैं और सवाल पूछते हैं। सवाल के जवाब में संबंधित मंत्री जवाब देते हैं। अगर संसद सदस्य जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो वो 2 सप्लीमेंट्री या अनुपूरक सवाल पूछ सकते हैं। अगर उसी सवाल से किसी और सदस्य का सवाल है तो वो भी एक सप्लीमेंट्री सवाल कर सकता है। प्रश्नकाल के अंत में अल्प सूचना वाले प्रश्नों को भी लिया जाता है और उसी तरह से उत्तर दिए जाते हैं। सवाल करने के बाद लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 32 से 54 तक दर्ज है। सवाल पूछने के लिए सांसद पहले लोकसभा के महासचिव को एक नोटिस देता है जिसमें सवाल का जिक्र होता है। नोटिस में मंत्रालय और ऑफिशियल पदनाम के साथ साथ उस तारीख का जिक्र होता है जिस दिन जवाब मंत्री को देना होता है। संसद सदस्य एक दिन में 1 से अधिक सवालों के संबंध में नोटिस भेज सकता है। हालांकि मौखिक और लिखित जवाब के लिए कुल 5 से अधिक नोटिफिकेशन की अनुमति नहीं है। इन सब के बीच किसी प्रश्न की सूचना अवधि 15 दिन से कम नहीं होती। क्या संसद सदस्य सभी तरह के सवाल पूछ सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। संसद सदस्य कोई ऐसा सवाल नहीं कर सकता जिससे किसी की चरित्र हनन होता हो, आचरण से जुड़ा सवाल नहीं कर सकता या ऐसे सवाल जो पहले किए जा चुके हों और उसे दोबारा पूछा जा रहा हो, उन सवालों की भी अनुमति नहीं है। इसके अलावा अगर कोई मामला कोर्ट या किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हो तो उसे भी पूछने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही किसी मित्र देश के संबंध में मानहानि करने वाला सवाल को नहीं पूछा जा सकता। ये 2017 की सर्दी थी और नेताजी दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बड़ी गलती ना करने की सलाह दी थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि इससे हमें मदद मिलेगी। इसके बावजूद अखिलेश गठबंधन के साथ आगे बढ़े और आश्चर्यजनक रूप से राज्य की 400 में से 100 से अधिक सीटें कांग्रेस को दी गई। इसका नतीजा विनाशकारी साबित हुआ था। जैसे कि पिता को डर था, कांग्रेस ने केवल 7 सीट जीते और समाजवादी पार्टी भी ढह गई, जिससे नरेंद्र मोदी लहर पर सवार भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली। सपा के एक बड़े नेता ने इंटरव्यू में बताया, अखिलेश ने तब सबक सीखा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एसपी को कमजोर कर देती है और उन्होंने 2017 की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2022 में उनसे किनारा कर लिया। कांग्रेस से अखिलेश की मौजूदा चिढ़ के पीछे 2017 का ये सबक है, जहां सपा नेता में कांग्रेस के बड़े भाई वाले रवैये के कुछ लोग इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के साथ नहीं बनी तो 2024 में अखिलेश यादव अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतरेंगे। मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सपा में कुछ लोग इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर कांग्रेस के साथ नहीं बनी तो 2024 में अखिलेश यादव अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतारेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर सपा प्रवक्ता आईपी सिंह की पोस्ट ने आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा कि सपा अमेठी और रायबरेली में अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस को कन्नौज और आजमगढ़ में चुनाव लड़ना चाहिए। आपका दिल से स्वागत है। मैं बेटी हूँ,
मैं लड़ सकती हूं के नारे के बावजूद कांग्रेस बेअसर रही। सपा ने परंपरागत रूप से कांग्रेस के इन गढ़ों में उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिससे उसके सीट जीतने में मदद मिली। लेकिन 2019 में राहुल गांधी फिर भी अमेठी से बीजेपी के स्मृति ईरानी से हार गए। मौजूदा वक्त में यूपी में कांग्रेस के लिए मामले को बदतर बनाने वाले उसके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, जिन्होंने सपा के खिलाफ आक्रामक रुख बनाया। राय ने ये सवाल भी उछाला कि अगर सपा यूपी में इतनी मजबूत थी तो पिछले साल आजमगढ़ लोकसभा चुनाव कैसे हार गई। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका आजमगढ़ से भावनात्मक रिश्ता है, जैसे कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली से है, और उन्होंने इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में सपा के प्रति कम उदार रही है। उसने सपा के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्य चुनाव के लिए नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन के समय ही बात साफ कर देनी चाहिए थी। नाराज अखिलेश ने 2024 में कांग्रेस को उसी तरह जवाब देने का वादा कर दिया है। ये इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर है। 2024 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत नरेंद्र मोदी की फिर प्रधानमंत्री के रूप में वापसी का रास्ता साफ कर सकती है। 80 लोकसभा सीट वाले ये राज्य विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बसपा पहले ही गठबंधन से बाहर हो चुकी है और अब सपा कांग्रेस के रिश्तों में खटास आ रही है। ऐसे में बीजेपी यूपी में बढ़त बनती दिख रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2014 में यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी और अब 2024 में उस रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य है। राजस्थान चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद ये साफ होता दिख रहा है कि वसुंधरा राजे अब भी पार्टी में मजबूत पकड़ बनाई हुई है। 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे की कई करीबियों को भी मौका दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर सियासी बहस जोरों पर है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उनके नाम का ऐलान नहीं होने पर कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार राज्य में भाजपा नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। अब जब उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे के नाम की घोषणा हो गई है तो लोग जानना चाहते हैं कि राजे के करीबियों को तरजीह दी गई है या नहीं। यहाँ से जान लेना जरूरी है कि राजस्थान चुनाव के लिए वसुंधरा राजे अभी तक चुनावी अभियान से दूरी बनाई हुई थी। कहा जा रहा है कि वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विवाद के चलते भाजपा के चुनावी अभियान में नजर नहीं आ रही। दोनों नेता में तब से सब कुछ ठीक नहीं जब से राजे ने 2018 में राजस्थान में भाजपा प्रमुख के रूप में शेखावत की नियुक्ति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे 2018 के चुनाव में जाट समुदाय पार्टी से दूर हो जाएगी। राजस्थान चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद ये साफ होता दिख रहा है कि वसुंधरा राजे अब भी पार्टी में मजबूत पकड़ बनाई हुई हैं। 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे के कई करीबियों को भी मौका दिया गया। वसुंधरा राजे हर बार की तरह आगामी चुनाव में अपनी पारंपरिक झालरा पाटन सीट से मैदान में उतरेंगी। बता दें कि कल शुक्रवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। भाजपा ने वसुंधरा राजे की लोकप्रियता पर भरोसा जताया और ये माना कि राज्य के मतदाताओं का वसुंधरा राजे पर विश्वास अटूट है। राजस्थान में उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट में भाजपा ने चित्तौड़गढ़ से विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह राजवी को भी मैदान में उतारा है। राजवी पार्टी के कदावर नेता भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। पहली लिस्ट में राजवी के नाम का ऐलान न होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए वर्ग ने नाराजगी जताई है। राजवी ने तर्क प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी पर हमला किया था। माना जा रहा है कि राजवी की मजबूत पकड़ को देखते हुए भाजपा नेतृत्व यू टर्न लिया और राजवी को मौका दिया।
बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस लिस्ट में खास तौर से महिलाओं, एससी और एसटी समाज पर खास जोर दिया गया है। इस सूची के जरिए ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि वर्ग पार्टी के लिए कितना मायने रखता है। 2023 में राजस्थान पर कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, फैसला 3 दिसंबर को हो जाएगा। चुनावी किला फतह करने की तैयारी में राजनीतिक दल अपने धुरंधरों के नाम का ऐलान करेगी। चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाएंगी। बीजेपी ने कुल 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची को जारी किया है, जिसमें झालरा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर तारानगर और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया अम्बेर से ताल ठोकेंगे। इन सब के बीच अगर बीजेपी की लिस्ट पर नजर डाले तो 10 महिला, 15 एससी और 10 एसटी को टिकट मिला। अगर कुल सीटों की बात करें तो करीब 5% महिला, 5% एसटी और करीब 12.5% अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। अगर राजस्थान के जातीय समीकरण पर ध्यान दे तो पार्टी ने सभी समाज को साधने की कोशिश की है। बीजेपी की पहली सूची में 41 उम्मीदवार, दूसरी सूची में कुल 83 उम्मीदवार। इस तरह से 200 में से कुल 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीट, 89% आबादी हिंदू, 9% मुसलमान, एससी 18, एसटी 13, जाटों की आबादी में 12%, गुज्जर राजपूतों की आबादी में 9% ब्राह्मण मीना की आबादी में 7% यहाँ हम बात करेंगे कि पार्टी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। जानकारों का कहना है कि राजस्थान की राजनीतिक जमीन को देखें तो यहाँ भी दूसरे हिंदी प्रदेशों की तरह जातियों का बोलबाला रहा है, यानी कि कोई भी दल लीग से हटकर यूं कहें कि जाति के चक्र से बाहर निकलने का साहस नहीं दिखाया है। सवाल ये भी है कि जब सरकार बनाने के लिए संख्या बल की जरूरत हो तो वैसे में क्या अलग किस्म का प्रयोग करना चाहिए। इस सवाल पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों की कोशिश होती है कि प्रत्याशियों का चयन इस तरह से हो ताकि जीत का आंकड़ा उनके पक्ष में रहे। बीजेपी की सूची को अगर गौर से देखें तो महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भी बार बार जनसभाओं में कहते हैं कि बीजेपी के लिए महिला शक्ति के मायने क्या हैं। इसके साथ ही जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पीएम ने एक बार कहा था कि उनके लिए तो सबसे बड़ी जाति गरीब और समाज का शोषित वंचित तबका है, बीजेपी की सूची में उनकी कहीं बात की झलक भी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। लंबे मंथन के बाद बनी सूची में सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो टोंक से सचिन पायलट को टिकट दिया गया है। राजस्थान की 200 सीटों के रण के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 33 नाम है। इस लिस्ट में बीते 5 साल से एक दूसरे के खिलाफ तलवार बांझ रहे दिग्गजों का नाम शामिल है। सूची में मुख्यमंत्री गहलोत और कभी उनके डिप्टी रहे पायलट का नाम भी शामिल है। नाथपाड़ा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया गया। लिस्ट के मुताबिक दिव्या मदेरना ओसिया से, गोविंद सिंह डोटसरा लक्ष्मणगढ़ से और कृष्णा पुनिया सदुलपुर से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने अपने 29 मौजूदा विधायकों यानी सिटिंग एमएलए को टिकट दी है। वहीं 3 उम्मीदवार को पिछला चुनाव हार गए थे, उन्हें भी टिकट दिया गया है। इस तरह बीएसपी से कांग्रेस में आए एक नेता को भी पार्टी ने टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली सूची में 9 महिलाओं को टिकट मिला। 33 में से 29 एमएलए रिपीट किए गए और एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी अबरर को टिकट दिया गया। पहली सूची में चूरू जिले से 2 विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा हुई। सदुलपुर से कृष्णा पुनिया और सुजनगढ़ से मनोज मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया। जिले की 6 विधानसभा में अब तक 2 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। दिल्ली की सड़क से भीड़ भाड़ खत्म करने के लिए, हवा को साफ रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बस एग्रीमेंट पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए प्रीमियम बस सर्विस का लुत्फ उठा सकेंगे। यहाँ पर हम उसी प्रीमियम बस सेवा के बारे में A to Z जानकारी देंगे।
कुछ महीनों बाद दिल्ली की सड़क पर चमचमाती बसें नजर आने लगेंगी। अगर आप दिल्ली में किसी हिस्से के किसी और हिस्से में जाना चाहेंगे तो कार निकालने की जरूरत नहीं महसूस होगी। उस बस में ना भीड़ भाड़, बैठकर यात्रा करने की सुविधा, बस में वाईफाई की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का इंतजाम और क्या चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका किराया कितना होगा। स्वाभाविक है, जब एक बस में इतनी सुविधा मिलेगी तो किराया अधिक देना होगा, लेकिन उसकी कीमत आपके सांस और स्वास्थ्य की कीमत से कम होगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के आबोहवा को साफ रखने के लिए प्रीमियम बस को सड़क पर उतारने की सहमति दे दी है। बस एग्रीमेंट पॉलिसी 2023 को उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देर से ही सही, अब प्रीमियम बसें दिल्ली की सड़कों पर नजर आने लगेंगी। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि न सिर्फ लोगों को दम घुटो हवा से मुक्त मिलेगी, बल्कि सड़कों से कारों की संख्या में कमी आएगी। अब आपके जहन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे होंगे कि ये प्रीमियम बस क्या है और इन्हें प्रीमियम क्यों कहा जाता है। बस एग्रीगेटर पॉलिसी 2023 के तहत लाइसेंस दिए जाएंगे। इसमें एक लाइसेंस होल्डर को 25 बसों को सड़कों पर उतारने की अनुमति मिलेगी। ये बसें एसी वाली होंगी और इसमें 9 लोग बैठ सकेंगे। इस बसों में वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी की सुविधा होगी। इन बसों में खड़े होकर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बस में सीटों की बुकिंग ऐप के माध्यम से होगी। मौके से यानी किसी स्टॉप से पैसेंजर बस में सवार नहीं हो सकेंगे। ये बस सभी स्टॉप पर नहीं रुकेगी। पहले 3 साल पुरानी सीएनजी बसों को उतारने की इजाजत 1 जनवरी 2024 से इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस फी नहीं लगेगा। प्रीमियम बस सेवा के बारे में बताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस प्रस्ताव को 2016 में दिया गया था। हालांकि तत्कालीन एलजी नसीब जंग ने सहमति नहीं दी। यही नहीं, 2016 में ही बीजेपी के नेता इस मामले को एंटी करप्शन ब्रांच तक लेकर गए। उन्हें स्कीम में भ्रष्टाचार नजर आ रहा था। ये बात अलग है कि कुछ भी नहीं मिला। इतने वर्ष के संघर्ष के बाद सरकार ने बस एग्रीगेटर पॉलिसी को सहमति दी है। उपराज्यपाल से मंजूरी के बाद 90 दिनों के भीतर इन बसों को सड़कों पर उतार दिया जाएगा। अधिवक्ता उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में फरार माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पत्नियों समेत 6 आरोपी के घरों में जल्द ही कुर्की की जाएगी। हत्याकांड की साजिश में अतीक की बहन आयशा नूरी की भी संपत्ति कुर्क हो गई। इसके अलावा हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के घरों को भी कुर्क किया जाएगा। धूमनगंज थाना पुलिस को जिला कोर्ट से कुर्की की अनुमति दी गई। कोर्ट के आदेश के तहत धूमनगंज थाना पुलिस सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले इन सभी के घरों पर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करते हुए मुनादी कराई थी और इन्हें भगोड़ा घोषित किया था। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस जारी होने के बाद भी आरोपियों से सरेंडर नहीं किया गया। नोटिस जारी होने के बाद भी आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद भी पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करा लिया। इसी के तहत अब पुलिस ने नोटिस के आदेश पर सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की का आदेश प्राप्त किया है। गौरतलब है कि उमेश पाल और सुरक्षा में तैनात 2 सरकारी गनर की 24 फरवरी को गोली और बम से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में नामजद आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जबकि माफिया अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता प्रवीण पर 50,000 का इनाम घोषित है। हालांकि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी भी वांटेड हैं, लेकिन उन पर इनाम घोषित नहीं है। पुलिस पहले भी माफिया अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ कई बार कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। फरारी के दौरान अतीक और अशरफ के घर का सामान पुलिस ने कुर्क कर लिया है। इसके अलावा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान भी अवैध बताकर जमीन दोस्त कर दिया।
पुलिस अब कुर्की का कार्यवाही के तहत शाइस्ता परवीन के किराए के चकिया स्थित मकान के सामानों की कुर्की करेगी, जबकि जैनाब फातिमा के हटवा स्थित मकान की कुर्की होगी। वहीं अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के मेरठ स्थित मकान पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को गाजियाबाद में देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत हो चुकी है। साहिबाबाद से दुहाई तक के सेक्शन की शुरुआत के साथ ही नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने गाजियाबाद के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से RRTS से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आने वाले समय में रैपिड रेल चलने से न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, बल्कि यहां से NCR का सफर भी आसान होने जा रहा है। NCRTC के प्रस्ताव के बाद न सिर्फ लोगों को ग्रेट नोएडा वेस्ट के जाम से निजात मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में ग्रेट नोएडा और ग्रेनो वेस्ट से NCR का सफर भी आसान हो जाएगा। कई इलाकों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होने से विकास को पंख लगेंगे और ग्रेनो में रियल एस्टेट सेक्टर को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट को बसे हुए कुछ साल ही हुए, लेकिन यहाँ जाम की समस्या विकराल हो गई है। प्राधिकरण यहाँ कई फ्लाईओवर बनाने की योजना भी बना रही है। हालांकि इससे पहले रैपिड रेल के प्रस्ताव ने लोगों को राहत दे दी है। यहाँ रूट स्वीकृति होते ही माना जा रहा है कि अगले 5 साल में यहाँ रेल दौड़ने लगेगी। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग सीधे गाजियाबाद और दिल्ली के सराय काले खा और अन्य इलाके से जुड़ जाएंगे। किसी भी इलाके के विकास में सबसे बड़ा कारण कनेक्टिविटी का होता है। रैपिड रेल देश के सबसे आधुनिक कनेक्टिविटी के माध्यम में एक है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर इसे लेकर अच्छा खासा उत्साहित है। क्रेडाई NCR के अध्यक्ष और गौर ग्रुप के चेयरमैन मनोज गौरे ने कहा कि क्रेडाई NCR के अध्यक्ष और गौर ग्रुप के चेयरमैन मनोज गौर ने कहा कि कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो इसका सीधा लाभ यहाँ रहने वाले लोगों और यहाँ रहने वाले प्लानिंग कर रहे लोगों को होगा। इससे आने वाले समय के ग्रेनो वेस्ट और ग्रेनो के साथ यमुना एक्सप्रेस के आसपास के इलाकों का भी तेजी से विकास होगा। वहीं ग्रुप 108 के मैनेजिंग डायरेक्टर अमीश भूटानी का कहना है कि रैपिड ट्रेन से ग्रेनो वेस्ट और ग्रेनो को जोड़ने से यहाँ के विकास में तेजी आएगी। रेसिडेंशियल के साथ ही कमर्शियल सेक्टर को भी पंख लगेंगे। यहाँ रहने वाले लोगों के साथ ही व्यापारी और इंडस्ट्रीज को भी इसका लाभ होगा। रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए मानव रहित टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पहले ये लॉन्चिंग सुबह 8 बजे होनी थी, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से इसे टालना पड़ा और फिर ये 10 बजे इसको सफल तरीके से लॉन्च किया गया। इसरो ने घोषणा की कि TVD-1 मिशन पूरी तरह सफल हो रहा है और तय योजना के अनुसार पेलोड बाद में समुद्र में सुरक्षित तरीके से गिर गए। इस मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने मिशन आई शुरुआती खामी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, ग्राउंड कंप्यूटर द्वारा गैर अनुरूपता का पता चलने के बाद शुरुआत में लिफ्ट रोक दिया गया था। हमने इसकी तुरंत ही पहचान करके इसे बहुत जल्दी ठीक कर लिया। इसरो चीफ ने कहा कि मिशन का मकसद क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना था। उन्होंने कहा कि चालक दल के बाहर निकलने की व्यवस्था शुरू करने से पहले ये यान ध्वनि की गति से थोड़ा ऊपर चला गया। सोमनाथ ने इसके साथ ही बताया, बचाव प्रणाली चालक दल के मॉड्यूल को वाहन से दूर ले गई और समुद्र में टच डाउन सहित बाद के ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से पूरा किया गया। उन्होंने कहा, समुद्र से क्रू मॉड्यूल की बरामदगी के बाद हम अधिक डेटा और विश्लेषण के साथ वापस आएंगे। वहीं इस मिशन के निर्देशक S विश्व कुमार ने कहा कि टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग के दौरान सभी प्रणालियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये पहले कभी नहीं किया गया प्रयास की तरह है। ये एक साथ रखे गए 3 प्रयोगों के गुलदस्ते जैसा है। हमने अब भी 3 प्रणालियों की विशेषताओं को देखते हैं कि हम इस प्रयोग या इस मिशन के माध्यम से क्या परीक्षण करना चाहते थे। परीक्षण वाहन, चालक दल का एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल, सब कुछ हमने पहले ही प्रयास में पूरी तरह से प्रदर्शित किया।
बता दें कि इसरो ने एकल चरण तरल प्राणोदक वाले रॉकेट के इस लॉन्च के जरिए मानव को अंतरिक्ष भेजने के अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गगनयान की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं। इसरो का लक्ष्य 3 दिवसीय गगनयान मिशन के जरिए मानव को 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष में भेजना और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला, जिनकी खूबसूरती को देख लोग दंग रह जाते थे। उनकी गजरे सी खिली मुस्कान को देखकर फैंस उनके मुरीद हो जाया करते थे। यूं तो मधुबाला की खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन शम्मी कपूर ने उनसे पहली मुलाकात का जिक्र अपनी बायोग्राफी में किया है। उन्होंने बताया कि पहली बार जब वो उनसे मिले तो उनके होश उड़ गए थे। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म रेल का डिब्बा के सेट पर हुई थी। उन्हें पहली बार देखते ही शम्मी कपूर की नजरें ठहर गई। वो इतना नर्वस हो गए थे कि एक्टिंग करना ही भूल गए। इसके बाद एक्ट्रेस ने उन्हें उनके डायलॉग्स के बारे में बताया था। पहली बार देखने के बाद वो एक्ट्रेस की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार खुद शम्मी कपूर ने बताया था कि उन्होंने मधुबाला के कहने पर बियर पीना शुरू किया था। जब वो फिल्म रेल का डिब्बा में काम कर रहे थे तो वो उस वक्त काफी पतले दुबले थे। तो एक्ट्रेस ने उनसे कहा था कि तुम इतने ज्यादा पतले हो कि तुम्हारी हीरोइन ही नहीं लगती हो, तुम्हें अपना वजन बढ़ाना चाहिए। ये सुनने के बाद ही शम्मी ने बियर पीना शुरू कर दिया था ताकि उनका वजन बढ़ सके। बता दें कि फिल्म रेल का डिब्बा के सेट पर 1 महीने शूटिंग करते हुए शम्मी कपूर मधुबाला को पसंद करने लगे थे। वो तो उनसे शादी भी करना चाहते थे। उन्होंने मन भी बना लिया था, लेकिन उस वक्त उनकी मां ने कहा था कि दोनों के मजहब अलग हैं, ये शादी कभी नहीं हो सकती। उस दौर में यूं अलग धर्म में शादी करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।